जब एम्स में एंटर किया, मतलब आई वाज लाइक कि थैंक गॉड आई गॉट इनटू एम्स. एम्स डॉक्टर्स 24/7 दे वर्क वेरी हार्ड. बीइंग अ यूरोगायनेकोलॉजिस्ट, मैं गायनी हूँ एंड आई डील्स विद द फीमेल जिनको सुसु पॉटी और सेक्स की प्रॉब्लम्स हो. सिर्फ 30% ऑफ द फीमेल्स होते हैं जो करेक्टली कर पाते हैं. सिटिंग आई एम डूइंग माई कीगल्स राइट नाउ. किसी को पता चल रहा है आपको? अब तब से ही पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथनिंग करो तो यू विल नॉट डेवलप इनकॉन्टिनेंस एंड प्रोलैप्स इन फ्यूचर. कोई मेडिकेशन नहीं आती कि खाओ और वो जो शरीर बाहर आ रहा है वो अंदर चला जाए. डिग्निटी, थोड़ा रिस्पेक्ट ऑब्वियसली फील्स विद. बेड वेटिंग इतना कॉमन है, कहीं स्टे करना पड़ा, बेड वेटिंग हो गई है घर में. पर अगर 100 पेशेंट प्रोलैप्स के होंगे तो मेजॉरिटी 60 to 70 कुछ ना कुछ उनको यूरिनरी कंप्लेन होगी ही होगी. तो वो जैसे ही एंटर करते हैं, द स्माइल ऑन देयर फेस, आई फील हैप्पी. मतलब स्टॉप योर टी एंड कॉफी एंड ग्रीन टी, इवन ग्रीन टी. नमस्ते और स्वागत है आप सबका आपके अपने पॉडकास्ट डॉक्टर विद डॉक्टर में. मैं हूं डॉक्टर दीपक गर्ग और आज का हमारा टॉपिक है यूटेराइन प्रोलैप्स एंड इनकॉन्टिनेंस. और आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर मोहिनी अग्रवाल. डॉक्टर मोहिनी अग्रवाल का डॉक्टर विद डॉक्टर पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. मैम, सबसे पहले पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले हम आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे. मैं डॉक्टर मोहिनी अग्रवाल, यूरोगायनेकोलॉजिस्ट एंड पेल्विक रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन. बॉर्न एंड बॉट अप मैं महाराष्ट्र से हूँ वैसे मैं. अभी सेटल एट भटिंडा पंजाब. एंड मैंने अपना ये वाला कोर्स किया है एम्स न्यू दिल्ली से अंडर प्रोफेसर जी.वी. शर्मा सर. तो ये बहुत बढ़िया मैम. एम्स इंडिया का सबसे प्रीमियर और सबसे नंबर 1 माना जाने वाला इंस्टीट्यूट है. आपका एम्स में क्या एक्सपीरियंस रहा आपकी ये स्पेशलिटी को लेके? दोनों भी सर, ये स्पेशलिटी भी. और वैसे ही जब एम्स में एंटर किया, मतलब आई वाज लाइक कि थैंक गॉड आई गॉट इनटू एम्स. वरना द बेस्ट लेवल का काम कैसे होता, द फाइनेस्ट वर्क कैसे होता है, वुड हैव मिस्ड. मतलब पहले भी मैं गायनी कर ही रही थी, मतलब 8 years इनटू गायनी प्रैक्टिस. पर एम्स में जाने के बाद बारीकी से एक्सेलेंस, व्हाट इज एक्सेलेंस, दैट इज द नेम ऑफ एम्स. वेरी थरो एंड बाय दिस ब्रांच ऑब्वियसली डेडिकेटेड. मतलब पूरा इसमें 2 साल काम किया है, सारे पेशेंट्स देखे हैं, सब कुछ. एक्सेलेंस एंड एम्स टू गुड. एम्स एंड आई थिंक ऑल इज बिग. एम्स का पूरा क्रेडिट जाता है वहाँ के टीचर्स, डॉक्टर्स. लिटरली मतलब पहले भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही सारा मतलब पढ़ाई की है मेडिकल. बट एम्स द सो मच ऑफ डेडिकेशन. द टीचर्स इतने पेन लेते ना, तो तुम्हें लगता है यार तुम तो कुछ भी नहीं हो, तुम तो स्टूडेंट मतलब ये करने आए, तो यू हैव टू मतलब उतना करना चाहिए जब अपने सीनियर्स. सो टीचर्स आर द बेस्ट. जब आपके सीनियर्स इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा. वरना यूजुअली मेंटालिटी यही होती है सर गवर्नमेंट जॉब्स में, इट्स 9 to 5. कोई भी ले लो सर, चाहे वो मेडिकल हो, मतलब कॉर्पोरेट, कोई भी मतलब कोई भी गवर्नमेंट जॉब जिसमें 9 to 5 या कॉर्पोरेट जॉब्स भी हो गए, तो उसके आगे पीछे नहीं होता है, तुम्हें करना है. बट एम्स डॉक्टर्स 24/7 दे वर्क वेरी हार्ड. ये पूरा इंडिया जानता है मैम. वेरी लिटरली ट्रू. वो एम्स जो नाम है ना दिल्ली का, जैसे सुन के वहाँ गुड बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ. बिल्कुल. those 2 years. तो मैम, यूटेराइन प्रोलैप्स क्या होता है? यूट्राइन प्रोलैप्स, बाहर पैना. बीइंग अ यूरोगायनेकोलॉजिस्ट, मैं गायनी हूँ एंड आई डील्स विद द फीमेल जिनको सुसु पॉटी और सेक्स की प्रॉब्लम्स हो. तो बाहर पैना, जिसको हम बहुत पंजाबी में बाहर पैना, कुछ ड्रैगिंग डाउन, कुछ नीचे से गिर रहा है, उसको यूट्राइन प्रोलैप्स है. यूट्रस इज बच्चेदानी जिसमें गर्भाशय, वो गर्भ मतलब यूट्रस, एंड उसका अगर वो बाहर आ रहा है अपनी नॉर्मल पोजीशन से नीचे हो गया तो उसको यूट्राइन प्रोलैप्स बोलते हैं. और किन फीमेल्स में मैम कॉमनली यूटेराइन प्रोलैप्स देखा जाता है? ये ना बहुत कॉमन है. जो फीमेल्स जिनकी डिलीवरी हो जाती है, तो ईच डिलीवरी अकाउंट्स टू 50% चांसेस. इतना कॉमन होता है. एंड बेसिक यूरोगाइनी, यूरिनरी, फीकल, सेक्शुअल, जैसे आपने इनकॉन्टिनेंस भी बोला, पेशाब छूटना, इन सब की प्रॉब्लम है पेल्विक फ्लोर पेडू, जहाँ पे यूरिनरी, वजाइना, योनी और पॉटी सब एक साथ, जो पेरिनियम जिस पे रहते हैं, फ्लैट स्ट्रक्चर, उसकी वीकनेस की वजह से बाहर आ जाता है. तो जो भी कंडीशन में वो वीक हो जाए तो होता है. एंड उसका मेन सबसे इंपॉर्टेंट है नॉट ओनली डिलीवरी, आई विल गो अगेन बैक, प्रेगनेंसी. क्योंकि 9 महीने फीमेल उसी पे खड़ी है, वो ही बेयर डाउन है अगेंस्ट द ग्रेविटी, है ना. आजकल डिलीवरी के बाद, ये पहले रहता था कि बच्चों की केयर होती है, माँ की नहीं होती, तो अब तो बच्चों की भी होती है. मदर्स ऑल्सो आई थिंक सम पैम्पर्ड होते हैं, पर पेल्विक फ्लोर को पैम्परिंग को सब करना भूल जाते हैं. जो पोस्टमार्टम पेल्विक फ्लोर रिहैबिलिटेशन जो एक टर्म होती है, वो नहीं हो पाता. तो अगर वो नहीं हुआ तो चांसेस बढ़ जाते हैं. तो मैम, इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं?
सबसे पहले वही प्रेगनेंसी, अगर आप प्रेग्नेंट है तो एक अपने आप में रिस्क फैक्टर है। Okay. चाहे आपकी डिलीवरी कैसे भी हो, चाहे वजाइनल सिजेरियन, तो ऐसा भी नहीं है कि ये भी बीच में स्टडी आई थी कि अगर सिजेरियन कर लिए तो कम रिस्क रहेगा पेल्विक फ्लोर डैमेज का। नहीं, दे आर चांसेस, ऐसा नहीं है कि सिजेरियन से आपको प्रोलैप्स नहीं हो सकता। प्रेगनेंसी इटसेल्फ ज़्यादा चांसेस, वजाइनल बर्थ, इसमें जेनेटिक फैक्टर्स भी आ जाते हैं। अगर आपके फैमिली में मदर, सिस्टर, किसी को बाहर पहने की शिकायत या पेशाब की शिकायत थी, बार बार जाना, छूटना, खांसी करने पे, तो चांसेस है आपको भी हो, सिबलिंग्स या मदर साइड में, मैटरनल साइड ये हो जाता है। फिर जैसे मैंने वजाइनल डिलीवरी बोला, उसमें अगर डिलीवरी बहुत प्रोलॉन्ग लेबर रहा, कोई इंस्ट्रूमेंट लगे हैं जैसे फॉर्सेप या बहुत सिंपल लैंग्वेज में चिमटा बोलते हैं, वैक्यूम डिलीवरी हो गई, इंजरी हो गई, बहुत पेल्विक फ्लोर ट्रॉमा हुआ है, तो उसकी वजह से भी हो जाता है। पुअर न्यूट्रिशन, पुअर प्रोटीन, है ना, उसकी ये नहीं हुई। एज के साथ इंसिडेंस बढ़ जाता है, क्योंकि एज इज़ रिवर्सिबल नहीं है, इट्स इरिवर्सिबल, वो आगे बढ़ना ही है, तो टिश्यू मसल लॉस होना ही है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं आफ्टर मेनोपॉज, क्योंकि फीमेल बॉडी राउंड एवरीथिंग फीमेल का जो भी चलता है वो हार्मोन पे चलता है। मेंसेस के टाइम इरिटेट हो जाएगी, फिर ओव्यूलेशन के टाइम ओके, फिर बिफोर मेंसेस, तो सेम विद मेनोपॉज पे भी सारे हार्मोन जो पीक पे रहते हैं पूरे रिप्रोडक्टिव लाइफ दे फॉल। जैसे मेनोपॉज मतलब महीना बंद होना, तो उसके टाइम पे भी फिर हार्मोन की कमी की वजह से भी, एस्ट्रोजन की कमी की वजह से डिफेक्ट चांसेस हो जाते हैं, तो चांसेस ऑफ प्रोलैप्स, इनकॉन्टिनेंस बढ़ जाते हैं। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं मैम, पेशेंट को कैसे पता चलेगा? ये अगेन डिवाइड इनटू टू। पहले तो सिम्टम क्या होता है, पेशेंट मोस्ट कॉमन सिम्टम बाहर पहना, उसको कुछ तो भी दिखेगा, उसको फीलिंग रहेगी हमेशा कुछ तो बाहर आ रहा है, जैसे बॉल, हैवीनेस, क्योंकि वो बॉडी से अटैच है, वो गिर भी नहीं रहा, पर हमेशा ही फीलिंग रहेगी, वो चलेगी करेगी कि कुछ गिर रहा है, सेंसेशन, ड्रैगिंग सेंसेशन। अगेन यूट्रस तो अपनी जगह पे रहना चाहिए, वो अपनी जगह पे नहीं है। प्रोलैप्स ब्लैडर का भी हो सकता है, रेक्टम का भी हो सकता है, जिसको सिस्टोसील, रेक्टोसील बोलते हैं। तो लिगामेंट से ये सब अटैच है, हम इसे ऐसे समझते हैं जैसे शिप है, वो एक किसी से रस्सी से बंधी हुई है, पर वो शिप डूब रही है, तो वो रस्सी खींचे जा रही है, तान आ रहा है उस पर, तो वो बेस जिस पे पिलर्स पे खड़ी है वो वीक होगा। तो सेम जैसे प्रोलैप्स होता है बैक किक, फीमेल्स को जो बैक किक होती प्रॉब्लम होती है, देखेंगे आप तो खुद ऑर्थोपेडिशियन, आप कितने, हर अल्टरनेट फीमेल्स को होता ही है बैक पेन, कंप्लेन करती है, प्रोलैप्स में और ज़्यादा होगा, क्योंकि वो स्ट्रेनिंग, तो अगेन दैट कैन बी अ मैनिफेस्टेशन। मेन कॉमन प्रोलैप्स का पेशेंट बाहर पहना हो सकता है, बैक एक करके आ सकता है, जब वो चलते हैं तो डिस्कम्फर्ट, वो इतना शरीर बाहर आता है कि चलते रब होता है, ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, स्मेल, ये सब आता है। एंड अगेन जैसे मैंने शुरू में बोला कि 2 पार्ट में इसे करते हैं, बहुत पेशेंट प्रोलैप्स करके मैनिफेस्ट ही नहीं होते, मतलब उनको बाहर पहनने की शिकायत रहेगी, पर वो उनको दिक्कत होगी पेशाब की, पेशाब बार बार जाना, पेशाब खुल के नहीं आता, शरीर अंदर करना पड़ता है पेशाब के लिए, पॉटी खुल के नहीं आती, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। और जब वो आते हैं, जब हम एग्जामिन करते हैं, तब उनको वो बाहर हम बताते हैं कि भाई आपको तो बाहर पहना, क्योंकि जैसे सही जिनको ओबीज है फीमेल ना, उनको फील भी नहीं होता, क्योंकि वो इतना टाइम लगेगा ये करके, थिन बिल्ट है तो वो थोड़ा जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगा। ओबीज में प्रोलैप्स ज़्यादा ग्रेड का भी रहेगा, पर वो मैनिफेस्ट नहीं होगा। तो प्रोलैप्स करके मैनिफेस्ट हो सकता है, बाहर पहना ही, नहीं तो बैक एक, यूरिनरी, फीकल, सेक्शुअल, सारी कंप्लेन के साथ मैनिफेस्ट हो सकता है। मैम आपने बताया कि हम प्रेगनेंसी के बाद यूजुअली पैम्परिंग होती है बेबी की भी और मदर की भी, लेकिन पेल्विक फ्लोर की पैम्परिंग हम भूल जाते हैं, इसका क्या मतलब है मैम, और ये कैसे करना चाहिए? पेल्विक फ्लोर पे डू ना प्रेगनेंसी डिलीवरी के टाइम वीक हो जाता है, स्ट्रेचिंग होती है, बच्चा ने वहीं से आना है, चाहे सिजेरियन भी हो, तो मैंने बताया 9 महीने हम उसके अगेंस्ट खड़े हैं, तो उस पर स्ट्रेस है, तो बेसिकली उसका रीबिल्ट, रिफॉर्मेशन होना चाहिए। तो वजाइनल डिलीवरी में या सिजेरियन सेक्शन हुआ, जब आप पेन फ्री हो तब आप पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसमें एक फॉर्म आता है कीगल एक्सरसाइज, ओके मैम, वो कर सकते हैं। अब वो करने को तो आप बोलने को, सुनने को बहुत इजी लग रहा होगा, अच्छा चलो बस यही करना है, इससे ठीक हो जाएगा प्रोलैप्स, पर अकॉर्डिंग टू लिटरेचर एविडेंस सिर्फ 30% ऑफ द फीमेल्स होते हैं जो करेक्टली कर पाते हैं। एक्चुअली प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद हम कॉन्ट्रासेप्शन पे ध्यान दे देते हैं, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस बहुत हो गई है, मेंटल हेल्थ फीमेल की ठीक होनी चाहिए पोस्टमार्टम, जो बहुत हाई चांसेस रहते हैं करके, पर पेल्विक फ्लोर पे नहीं होता, क्योंकि एट प्रेजेंट डिलीवरी के बाद उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो पेशेंट को भी इम्पोर्टेंट नहीं लगता है कि मैं वो एक्सरसाइज करूं। बिल्कुल,
एग्जैक्टली वो करके ना, एंड पेन उसको रहता है कि अभी होगी भी नहीं, बेबी को फीड करना। बट कॉन्ट्रेरियली ये प्लेटफॉर्म से मैं सबको बताना, इट्स वेरी इजी। बैठे बैठे मैं तो पेशेंट, सब मेरे पेशेंट आते हैं, मैं सामने बोलती हूँ कि मैं देख रही हूँ, चलो अपना कीगल्स करो, मतलब लाइक सिटिंग आई एम डूइंग माई कीगल्स राइट नाउ। किसी को पता चल रहा है आपको कि कीगल्स जस्ट स्क्वीज करना है, जस्ट स्क्वीज योर एनस एरिया, यूरिनरी एरिया, होल्ड एंड अप, सो यू कैन डू इट एनी टाइम। तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए अलग से चाहिए, बस वही थोड़ा अवेयरनेस इशू है डॉक्टर्स के साइड पे भी, आई वुड से पेशेंट के साइड से भी सॉरी, क्योंकि दैट प्रेजेंट उनको मैनिफेस्ट नहीं हो रहा, वो उनको मैनिफेस्ट ओवर द टाइम होगा, इट्स नॉट सडन। तो दैट्स द ड्रॉबैक। तो मैम जैसे हम प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं बार बार, तो क्या एक प्रेगनेंसी भी रिस्क होती है या मल्टीपल प्रेगनेंसी रिस्क होती है इसके लिए? एक प्रेगनेंसी रिस्क होती है, मल्टीपल प्रेगनेंसी चांसेस बढ़ जाते हैं। व्हेन आई हैव सेड दैट आई विल सजेस्ट से कि टीनेज गर्ल्स जिनकी प्रेगनेंसी नहीं भी है उनको भी बाहर पैता, दैट इज नल्लीपैरस प्रोलैप्स। तो प्रोलैप्स के जैसे कारण आपने पूछे कि क्या रिस्क फैक्टर होते हैं, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, जेनेटिक्स जिसमें आया, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स, किसी नल्लीपैरस, और ये स्पेशली एशियन पॉपुलेशन में हमारे इसमें पाए जाते हैं। तो उसकी जो सर्जरीज भी है ना, सारे हम इंडियंस ने ही डिस्कवर किए, सर्जन सारे नाम सर्जरी के इंडियन गायनेकोलॉजिस्ट ने ही किया। बहुत बड़ी बात है क्योंकि यहीं पे उनका इंसिडेंस है, उसे नल्लीपैरस प्रोलैप्स बोलते हैं। इवन हो सकता है 1 डिलीवरी के बाद भी पेशेंट को पूरा यंग एज में हो जाए, तो वो भी एक कारण हो सकता है। वरना तो हम सारी डिजीज में सारे फॉरेनर्स के नाम ही पढ़ते हैं अधिकतर बहुत कम, भले ही चले हमने किया हो डिस्कवर, ये पता वापस बैक टू आ रहा है कि सब ये पहले इंडिया में डिस्कवर किया था, पर अधिकतर पर नल्लीपैरस प्रोलैप्स कोई भी सर्जरी आप शुरू कर, शिरोडकर्स, पुरांदरे, खन्ना स्लिंग, सब इंडियन। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। तो मैम हम 2 टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, एक प्रोलैप्स और एक इनकॉन्टिनेंस, तो दोनों का कोई रिलेशन है आपस में? मेजॉरिटी ऑफ केसेस में, जैसे मैंने बोला, प्रोलैप्स है तो यूरिनरी के चांसेस बढ़ जाते हैं और हो सकता है पेशेंट यूरिनरी कंप्लेन करके मैनिफेस्ट करे। बट अदर वे राउंड ऑल्सो, अगर पेशाब की दिक्कत है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको बाहर पहना हो। ये करके, पर अगर 100 पेशेंट प्रोलैप्स के होंगे तो मेजॉरिटी 60 to 70 कुछ ना कुछ उनको यूरिनरी कंप्लेन होगी ही होगी, यूरिनरी और फीकल और सेक्शुअल, तो ये कंप्लेन ज़्यादा चांसेस। तो अगर ऐसे में कोई पेशेंट आपके पास आता है तो आप उस क्या करोगे, क्या एग्जामिनेशन और क्या टेस्ट हम उनकी करवाएंगे? एग्जामिनेशन पूरा सिस्टम, पेल्विक फ्लोर असेसमेंट, उसका टोन, ग्रेड कैसा है, उसका टिश्यूज, एज कैसा है, और उससे भी सबसे इम्पोर्टेंट सर, जैसे मैंने बताया, यूरिनरी फीकल सेक्शुअल, पेशेंट कौन सा सिम्टम से ज़्यादा बॉदर्ड है। उसको होगा सिर्फ बाहर की शिकायत है पेशेंट आधा 70 ईयर ओल्ड फीमेल कि उसको सिर्फ प्रोलैप्स, उसको कोई यूरिनरी कंप्लेन नहीं है, कोई ये नहीं है, बस शरीर बाहर आता है। तो बस वो जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करना। अगर यूरिनरी कंप्लेन है तो एक बेसिक यूरिन का टेस्ट हो गया, स्कैन हो गए, यूरोफ्लोमेट्री हो गया, तो बेसिक फर्स्ट ऑफ ऑल कि पेशेंट कौन से सिम्टम से कितना बॉदर्ड है। एंड यूजुअली एक पेशेंट में 2-3 सिम्टम होते हैं, सिंगल नहीं होते हैं। पेशेंट को ये भी होता है, वो भी होता है। जैसे मैंने बोला 70 ईयर्स, अधिकतर मेरे पेशेंट तो ओपीडी कॉन्स्टिट्यूट 60 to 70% ऑफ द मेनोपॉजल फीमेल, तो उनको मेनोपॉजल सिम्टम एक वो टोटली अलग टॉपिक है, वाजोमोटासिस सिम्टम, हॉट फ्लशेस, तो उस पे जाएंगे। तो डिपेंड्स पेशेंट को क्या सिम्टम है उस पर। तो जब पेशेंट आता है मैम, तो कैसे मैनेजमेंट किया जाता है? दवाइयों से होता है या एक्सरसाइज से होता है या सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है या कुछ टेस्ट होते हैं जिन पे ये डिपेंड करता है? कैसे मैनेजमेंट डिसाइड किया जाता है? ये ना जैसे पेशेंट को ट्रेंडिंग है हेल्थ पैकेजेस एंड टेस्ट कराना। यूजुअली जब पेशेंट डॉक्टर के पास ऑलरेडी उसके सारे टेस्ट करा के आता है, वो स्कैन की रिपोर्ट आपको ही पता है, ऐसा सब पेशेंट सबको करा के आता है जो भी है ना, तो सब करा के ही आते हैं यूजुअली। प्रोलैप्स ऐसा है कि स्कैन में नहीं आएगा, स्कैन में आ रहा है मतलब बहुत लेटर स्टेज पे आ रहा है, नॉट नेसेसरी कि स्कैन में आए। तो मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन है, टेस्ट इतना ज़्यादा नहीं है अनलेस एंड कोई इंटरवेंशन करना है या वैसा हो। तो कैसे मैनेज करेंगे हम? शुरू से जैसे हमने शुरू किया था पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, कीगल एक्सरसाइज वन ऑफ देम। पर होता क्या है सर, जब पेशेंट आता है, अगर आपके सामने पेशेंट बैठा है मतलब उसको बहुत लंबे टाइम से है, मतलब वो बहुत ज़्यादा परेशान है, मतलब आई वुड से कि प्रिवेंटिव फेज चला गया उसका, एक्सरसाइज विल नॉट हेल्प हर नाउ। ओके मैम, वो चला गया है। कीगल एक्सरसाइज बहुत फेमस है इसके लिए, करता भी है, इट हेल्प्स ऑल्सो लॉट इन इनकॉन्टिनेंस प्रोलैप्स। उसके सिम्टम रिड्यूस हो जाएगी पर वो इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है, पर स्टिल वी टीच, क्योंकि प्रॉपर तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड इसमें ही बताऊँगी, जिनको भी बाहर पहना पड़ता है, बाहर होता है, प्रोलैप्स होता है, वो फीमेल एक्सरसाइज कर ही नहीं पाते, यू हैव टू स्क्वीज, है ना, वो अपने मसल से आइडेंटिफिकेशन नहीं होते उनके। तो अगर पर आप ये करो, दिस इज मोर इन द प्रिवेंटिव, जब आप प्रेग्नेंट हो, रिप्रोडक्टिव एज, अब तब से पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथनिंग करो तो यू विल नॉट डेवलप इनकॉन्टिनेंस एंड प्रोलैप्स इन फ्यूचर। ओके मैम, दैट इज।
तो मैम सर्जिकल वर्सेस नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट को कैसे डिसाइड करते हैं? सो फर्स्ट हमेशा कंजर्वेटिव है, एक्सरसाइज वो करे ना करे वी टीच देम। टीच करने के लिए बहुत तरीके हैं, एक तो मैनुअल जब पेशेंट आती है तभी हो जाता है। सेकंड इज़ बायो फीडबैक, बहुत अच्छा है बायो फीडबैक कि पेशेंट वो हम चाहे तो स्कैन से भी कर सकते हैं, ट्रांसपेरिनियल ट्रांसलेबियल अल्ट्रासाउंड से, या हमारे पास डिवाइसेस आते हैं जो वजाना में देख के वो उनको मसल टीच करता है कि कौन सी मसल करनी है, कितना स्ट्रेंथ है, तो वो हम टीच कर सकते हैं। तो कंजर्वेटिव ऑलवेज वर्क, मतलब पहले तो हम हमेशा कंजर्वेटिव ही देंगे। सेकेंड, कोई मेडिकेशन नहीं आती कि खाओ और वो जो शरीर बाहर आ रहा है वो अंदर चला जाए। Okay. तो नहीं होता है। इनकॉन्टिनेंस के लिए भी उसमें बहुत सारे टाइप के इनकॉन्टिनेंस होते हैं, जिसमें अर्जेंसी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, उसमें भी उसके कॉजेज़ पे डिपेंड करके उस पर कुछ पार्ट पे मेडिकेशन काम करती है। थर्ड इज़ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, अगर प्रोलैप्स है तो पैरा बाहर नहीं बैठना है, द स्क्वाटिंग पोजिशन, द अवॉइड कॉन्स्टिपेशन, क्रॉनिक कफ जिनको है, अस्थमा, COPD, अगर हमेशा क्रॉनिक रहेगा, इंट्रा एब्डोमेनल प्रेशर बढ़ेगा तो जो भी शरीर है वो बाहर और आएगा। तो अगर हमने कॉज भी ट्रीट कर दिया, मतलब हमने प्रोलैप्स भी ट्रीट कर दिया, पर अगर ये फैक्टर्स का ध्यान नहीं रखा तो कंजर्वेटिव में ये तो हमें सारी वो कंडीशंस वो ट्रीट करना है, ये करना। देन कम्स द पेसरी। पेसरी का बहुत बड़ा रोल है, चाहे वो इनकॉन्टिनेंस हो या प्रोलैप्स हो। बहुत टाइप्स की पेसरीज आती है, रिंग पेसरी, गैलहॉर्न पेसरी, डोनट पेसरी, क्यूब पेसरी, बहुत टाइप्स की, डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट के टिश्यू, एज, उसका सेक्शुअल स्टेटस, शी इज़ एक्टिव और नॉट एक्टिव, तो ये सारे देख के पेसरीज कर सकते हैं। एंड आफ्टर पेसरी कम्स द ऑपरेटिव वन, एंड इसमें मैं पहले अब इनकॉन्टिनेंस बताती हूँ ऑपरेटिव में। तो अगर हम इनकॉन्टिनेंस के ऑपरेटिव पे जाए, सर स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, मतलब खांसी करनी, छींकने पे, सर टिल डेट SUI के लिए 200 सर्जरीज हैव बीन डिस्कवर्ड। Okay. 200 सिर्फ एक कंडीशन के लिए, सर कोई मतलब इतना अच्छे कॉमन रिजल्ट नहीं है, है। अच्छे रिजल्ट से भी ज़्यादा, सर मतलब इतना इवॉल्व होके, इतना मतलब Okay. इतने पेशेंट्स है, इतना परेशान है कि नहीं करके नहीं, नाउ इट्स एस्टैब्लिश 5-6 है, मतलब दिस टॉपिक इज सो कॉमन है, मतलब फीमेल्स को ये होता है। Okay. अगर अभी भी आप किसी को भी पूछेंगे तो आई थिंक वेरी हार्डली फ्यू पीपल, बिकॉज मेरे पास पेशेंट आते हैं, व्हेन आई रिकमेंड सर्जरी टू देम, अच्छा इसमें क्या करेंगे, मतलब इट्स वेरी सिंपल ना सर, आप कुछ बता दो, मास है, मैलिग्नेंसी है, या रसौली है बच्चेदानी में, बच्चेदानी करनी है, बिल्कुल जितनी अवेयरनेस है अब सब, एवरीबडी नो कि अच्छा ठीक है बच्चेदानी में, तो वो निकाल दी, रसौली निकाल दी। Yes, भाई पेशाब के लिए क्या ऑपरेशन करोगे तुम, वो समझाना पेशेंट को अवेयरनेस। सिर्फ 5-6 सर्जरीज आर देयर, वी हैव वेरी गुड रिजल्ट्स, ऐसा नहीं है, तो दैट इज देयर। एंड प्रोलैप्स के लिए भी सर सर्जरीज इज द अल्टीमेट। ओके मैम, रिजल्ट्स आर गुड। Yes sir, results are good. Prolapse problem is prolapse है once the recurrence chances of 40%. But now there are many other prolapse surgeries इतने आ गए हैं, apical suspension to deal with paravaginal, मतलब evolution जैसे चलते रहता है, तो results are very good. ऐसा नहीं है ना, vaginally भी, abdominally you can do it laparoscopically also. No issue. तो मैम जैसे प्रिवेंशन के लिए हमने कीगल एक्सरसाइज की बात करी, तो और भी कोई मेथड है इसको प्रिवेंट करने के लिए? सर 5 to 6 है। जो भी अगर कोई योगा करता है तो आई थिंक बेटर अपने योगा ट्रेनिंग करते हैं, क्योंकि रॉन्ग कीगल करना इज़ मोर डेंजरस। सो आई वुड नॉट रिकमेंड द व्यूअर्स कि आप सुन के कीगल आज से करने लगो। आई वुड लाइक वंस यू विजिट योर गायनी और यूरोगायनी और योर योगा ट्रेनिंग, योगा इंस्ट्रक्टर, टीचर, जो आपको पता है पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बहुत सा है, ऐसा कीगल हो गया, ब्रिज हो गई, स्क्वाट भी विद द डेफिनेटिव करेक्ट वे से। एक जैसे मैंने बोला अवॉइड कॉन्स्टिपेशन, सो एक कॉन्स्टिपेशन की जो कॉमन पोजीशन नॉर्मल पहले जो इंडियन हम जो टॉयलेट्स बोलते थे दैट स्क्वाट हम करके वो पोजीशन में करते थे, उसमें होता था नी आर हायर लेवल एट द बटक्स, हिप। ओके, तो सेम इज, अगर आप वेस्टर्न भी यूज़ कर रहे हैं तो मतलब जैसे पेशेंट आते हैं तो आई ऑलवेज कीप अ स्टूल बिलो योर लेग्स, सो ट्राई टू की द नी, मतलब लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। तो ये वाले इसमें तो ऐसे 2-3 एक्सरसाइज। एंड आगे मैं बार बार बोल रही हूँ, योगा डोंट गो इट है, ब्रीदिंग का बहुत इंपॉर्टेंट। इफ़ यू वांट टू डू कीगल, जो प्रिवेंटिव के लिए मैं बोल रही हूँ, ब्रीदिंग अगर हम नॉर्मल ब्रेथ करते हैं तो व्हेन वी इनहेल लंग्स एक्सपैंड, इवन द स्टमक फूलता है, राइट, एक्सपैंड होता है। पर सर आप पूछेंगे और ऑब्जर्व करेंगे, बहुत पेशेंट्स का नहीं होता है। when I teach them the Kegel, I first check their breathing pattern. It's the synchrony, basically pelvic flow, जो भी हम ये disorder बोल रहे हैं, these are the disorder of pelvic flow, prolapse and incontinence, and pelvic flow works in synchrony with diaphragmatic breathing. Okay. तो अगर ये imbalance हो गया, then occurs the pelvic flow dysfunction. Okay मैम। तो I think breathing is the utmost important, which I want to stretch. तो मैम इनकॉन्टिनेंस का बहुत पेशेंट्स में भी और डॉक्टर्स में भी
कंफ्यूजन रहता है कि पेशेंट को यूरोगाइनी के पास भेजें या यूरोलॉजिस्ट के पास भेजें? सो यूरोगाइनी तो हैंडफुल ही है, पर हाँ तभी ये पेशेंट मिसमैनेज भी हो जाते हैं। और यही मिथ है कि एज के साथ नॉर्मल है, डिलीवरी के बाद नॉर्मल है, मेनोपॉज है तो नॉर्मल है, डायबिटिक के पेशेंट में नॉर्मल है, तो ये सारा मिथ है। तो फर्स्ट मैं खुद गायनी हूँ, हमको गायनी में नहीं पढ़ाया है कि क्या होता है इनकॉन्टिनेंस वगैरह। दैट्स व्हाई ओनली आई हैड इंटरेस्टेड, तो अभी मैंने यूरोगायनी परसीव किया। यूरोलॉजिस्ट ऑल्सो विद ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट दे ट्रीट, दे इवन डू द सर्जरीज फॉर SUI, बट जैसे मैंने बताया जब प्रोलैप्स के साथ SUI है, अगर प्रोलैप्स के साथ इनकॉन्टिनेंस है, देन ऑब्वियसली यू नीड समबडी हु डील्स विद गायनी पार्ट ऑल्सो एंड द यूरोलॉजी पार्ट, दैट्स द यूरोगायनी। तो तभी इसकी इतनी अवेयरनेस नहीं है एंड पेशेंट एकदम लास्ट स्टेज पे नहीं हो जाता तब तक। यूजुअली जैसे फीमेल्स है जो होम मेकर्स होते हैं, तो उनको तो बहुत ईजी होता है ना कि घर पे ही है, अगर प्रॉब्लम भी है तो दे कंपेंसेट विद द फ्रीक्वेंसी। पहले 8 बार जा रहे थे, फिर धीरे धीरे 10 बार हो गया, फिर 12 बार हो गया, घर पे ही है, वॉशरूम पास है, तो दे डोंट माइंड। जब कभी हो गया एम्बैरेसमेंट हो गया, मतलब डिग्निटी, थोड़ा रिस्पेक्ट, ऑब्वियसली फील्स विद बेड वेटिंग इतना कॉमन है, कहीं स्टे करना पड़ा, बेड वेटिंग हो गई है घर में, देन दे कम एंड आस्क फॉर द। तो लाइफस्टाइल कॉम्प्रोमाइज बहुत ज़्यादा होता है पेशेंट्स में, क्वालिटी ऑफ लाइफ इज अफेक्टेड अ लॉट। तो मॉडिफिकेशन, कोई लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का कोई इंपॉर्टेंस है मैम इसके अंदर? ब्लैडर इरिटेंट्स फर्स्ट, वेरी फर्स्ट थिंग जो मैं व्यूअर्स को अगर मैं ट्रीटमेंट देना चाहूँ, स्टॉप योर टी एंड कॉफी एंड ग्रीन टी, इवन ग्रीन टी कैफीन होता है, ऑल दीज आर ऑल कैफिनेटेड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, सोडा, these are all bladder irritants, so have the bladder friendly drinks, coconut water. then second with water पे आए तो पानी का सब बहुत ये हो जाता है कि पानी, एक तो कुछ लोग ज़्यादा पीते हैं कि ये इन्फेक्शन की वजह से मैं तो ज़्यादा पानी पीऊँगा तो यूरिन ठीक हो जाएगा। सेकेंड इज़ कुछ पेशेंट पानी कम पीते हैं कि मैं जितना ज़्यादा पानी पीऊँगा तो उतना ज़्यादा ये होगा, जितना कम पानी ज़्यादा पीऊँगा तो ज़्यादा बार जाना पड़ेगा यूरिनेशन को। बट प्रॉब्लम हैपन्स, आप कब पानी पीते हो, यूरिन गेट कॉन्सेंट्रेटेड एंड व्हेन द यूरिन गेट्स कॉन्सेंट्रेटेड तो फिर बात ब्लैडर फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो 1.5 to 2 लीटर अगेन डिपेंड्स अपॉन योर हैबिटेट, कितना एथलीट हो, कितना लेबरस वर्क करते हो, कितना स्वेट आता है, पर मिनिमम इतना है मैं बोलूँगी कि इनकॉन्टिनेंस को पूछे। मैम पेशेंट्स को दोनों सिम्टम्स हैं, प्रोलैप्स भी है और इनकॉन्टिनेंस भी है, तो क्या केवल प्रोलैप्स के ठीक करने से इनकॉन्टिनेंस ठीक हो जाएगा या दोनों का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा? इसके पहले जवाब देने से मैं हम जाते हैं थोड़ा इनकॉन्टिनेंस के टाइप, मोटा मोटा 2 टाइप के इनकॉन्टिनेंस होते हैं। एक बार बार पेशाब जाना, नहीं जाओगे तो निकल जाना, उससे बोलते हैं अर्जेंसी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, कि अगर बाथरूम में कोई है तो कंट्रोल नहीं हो रहा है, जाना ही है। सेकेंड टाइप का इनकॉन्टिनेंस होता है खांसी करने, छींकने पे, ज़ोर से हंसने पे, बोलने पे। तो जैसे मैंने बोला कि इसके लिए सबसे पहले कंजर्वेटिव आता है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अवॉइड कॉन्स्टिपेशन, स्ट्रेनिंग, कफ ट्रीट करो, वेट, इवन हमें करीना कटरीना के फिक्र नहीं होना है, पर इवन 5% ऑफ योर बॉडी वेट इफ रिड्यूस ओबीस है तो आपको यूरिनरी कंप्लेन में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। Okay, तो पहले कंजर्वेटिव हो गए सर, मेडिकेशन भी हम देते हैं इसमें एक करके। एंड अगर प्रोलैप्स की सर्जरी रिक्वायर्ड है तो डिपेंड्स उसके लिए। तो जैसे स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, अगर ये कंप्लेन है खांसी करने, छींकने पे, तो मैं वही जैसे सर्जरी बता रही थी कि पेशेंट को समझता नहीं, तो व्हाट हैपेंस सर, जैसे यहाँ से सपोज यूरिन आ रहा है, तो व्हाट वी डू इन द सर्जरी मोस्ट कॉमन एंड जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, आई टेल दैट सर्जरी, तो यहाँ पे हम एक टेप लगा देते हैं, बहुत सिंपल सा टेप। तो जैसे ही कभी भी कफ होगा, खांसी होगी तो यूरिन नहीं निकलेगा। तो जब हम प्रोलैप्स सर्जरी करते हैं, अगर उनको खांसी करने, छींकने, पेशाब है, तो उसी के साथ हम ये वाली सर्जरी भी कर देते हैं। तो गैस बोथ रिलीफ। अगर दूसरे टाइप की है तो मेडिकेशन या प्रोलैप्स सर्जरी से ही अपने आप ठीक हो जाता है। तो मैम कोई ऐसे पेशेंट का एग्जांपल आप बताना चाहेंगे ट्रीटमेंट से पहले लाइफस्टाइल और ट्रीटमेंट के बाद के लाइफस्टाइल में जिसमें कोई सिग्निफिकेंट फ़र्क आता है? बहुत ज़्यादा सर, मैं तो पेशेंट ओपीडी में देखती हूँ, जब जैसे दे वॉक इनटू ओपीडी गेट अ स्मेल, मतलब यूरिन से ना, जब पेट में बोले ना, पेशेंट नॉर्मल इस पे नहीं आता यूजुअली। आई गेट द पेशेंट की बहुत सालों से दिक्कत है। Okay, जब वो डाइपर की स्टेज पे आ गया या जैसे फैमिली को बर्डन होने लग गया, जैसे ओल्ड एज है 75-80, स्मेल आती है, उनका खुद वो नहीं टेक केयर पाते अपने आप का, फिर वो फैमिली मेम्बर्स को बताते हैं दैट चीज। सो तो आज मेरे लिए तो रूटीन है, वो जब एंटर करते हैं द स्मेल विद द डाइपर एंड फीलिंग शाय, एम्बेरेस्ड, है ना, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। एंड व्हेन दे गेट ठीक, तो वो जैसे ही एंटर करते हैं द स्माइल ऑन देयर फेस, आई फील हैप्पी। मतलब आएंगे बाद में बताएंगे कंप्लेन, आई टेक देम नोट डाउन, तो बाद में करूँगी, पर उनको देख के ही मुझे मतलब जस्ट 2 मिनट्स में ऐसे से उनको देखती हूँ, सेटल डाउन हो जाओ, मतलब फील सो हैप्पी, बहुत सेटिस्फाइंग सर। वो तो मतलब स्पेशली द ओल्ड एज, मतलब सभी को होता है, चाहे वो यंग में भी हो, पर वो ओल्ड एज मतलब क्योंकि वो स्टेज पे वो उम्मीद हार चुके होते हैं। बिल्कुल
इतने इस पे उनको लगता है कि पहली बीपी शुगर इन सब की दवाई चल रही है, अब क्या होगा क्या नहीं, मैं नहीं ठीक होने वाली। पर जब वो ठीक होके जाते हैं ना तो स्माइल, दैट्स वेरी रिवॉर्डिंग, वेरी नाइस। और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों में वैसे भी और फैमिली में भी मिसकंसेप्शन है कि ये प्रॉब्लम्स ठीक नहीं हो सकती। बहुत ज़्यादा सर, मैं इसी से एग्जांपल देती हूँ। मैं वैसे बहुत जगह बात करती हूँ, बीइंग एम्स में थे ना, तो वी यूज्ड टू गेट अ लॉट ऑफ रेफरल फ्रॉम साइकेट्री डिपार्टमेंट। ओके। ओल्ड एज फीमेल है, उसको यूरिन की स्मेल आ रही है, बार बार यूरिन को जाना पड़ता है, शी इज़ आइसोलेटेड बिकॉज ऑब्वियसली सबको यही लगता है इसका ट्रीटमेंट है नहीं, तो वो आइसोलेटेड हो गई। द आइसोलेटेड शी वेंट इनटू डिप्रेशन, साइकोसिस, गॉट रेफरल टू साइकेट्रिस्ट। उनको लगा कि कोई यूरिन प्रॉब्लम भी है, दे हैव सेंट टू अस, देन वी हैव आस्क्ड द यूरिन प्रॉब्लम, वी हैव ट्रीटेड इट, डिप्रेशन साइकोसिस सब कुछ चला गया उसका। मतलब पेशेंट क्या थी, वो कहाँ से क्या है, उतना उसको टाइम उसकी लाइफ सफ़र करनी पड़ी। मैं जब ये बोल रही हूँ तो मैं ये मेंशन करूँगी, हमारे सर जैसे मैंने बोला जिनके अंडर प्रोफेसर जेबी से बोलते हाय वो एज में होता क्या, एक तो सब मतलब वो एज में जैसे मतलब एक भगवान का नाम लेने का रहता है सबको, है ना, मंदिर गुरुद्वारा वगैरह। सेकेंड सब बोलते उस एज में जैसे सास होती है ना, यार वो अपनी बहू की बुराई भी नहीं कर सकती, मतलब दो बहनें मिलना चाहती है अड़ोस पड़ोस, वो जा नहीं सकती बिकॉज यूरिन का वजह से ना, तो तुम उसको ये दो सुख नहीं दे सकते, तुम्हारा क्या फिर डॉक्टरी का ना, मतलब दैट वाज हमारे सर बोलते थे कि मतलब जस्ट इन अ फन वे कि वो कुछ बात ही नहीं कर पाती अपने सिस्टर से, मिल नहीं पाती, क्योंकि वही रहता है ना, सब पूछा वजह भी नहीं कर पाती क्योंकि यूरिन की वजह से। तो ये इंडिकेट करता है कि बहुत सीवियर लेवल पे लाइफस्टाइल खत्म हो जाता है। बहुत सर, जिसको होता है वही बता सकता है। आई थिंक जो सुन रहे हैं ना, जो सफर कर रहे हैं, किसी ने देखा है ना, वो ही कोरिलेट कर सकते हैं कि हाउ मच इट गेट अफेक्टेड। तो बहुत लोगों की माइंड में ना क्यूरियोसिटी होती है कि मेरे को ना एडवांस्ड और बेस्ट ट्रीटमेंट करवाना है, तो हर ट्रीटमेंट में कोई ना कोई नई रिसर्च होती रहती है, तो इसमें क्या ऐसी चीज़ है मैम कि जो एडवांस है या जो लेटेस्ट है? सर जो मैंने SUI का इनकॉन्टिनेंस का बताया, टेप दैट इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड एंड वो भी होते रहता। पहले मैश, जैसे बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ, जैसे मच्छर की जो जाली होती है वह मैश, तो मतलब मेडिकेटेड वो एक होती है, पर अब उसमें एडवांस हो गया ऑटोलॉगस टिश्यू, अपने ही बॉडी से टिश्यू, फेशियल आटा हो गया, रेक्टल शीट लेके, तो वो मैश के भी कॉम्प्लिकेशन अवॉइड, दैट इज समथिंग लेटेस्ट। एंड सर्जरी में इवॉल्व होते रहते हैं। बेसिकली प्रोलैप्स और इनकॉन्टिनेंस में अगर करेक्ट एकदम न्यू लेटेस्ट एडवांसमेंट बोलो तो ये डिसीज को समझना, ओके मैम, दैट इज ओनली द एवोल्यूशन। किस में कौन सी सर्जरी इंडिकेटेड है, पहले करनी है ऑपरेशन के बाद वेट करना है, कैसे कौन सी सर्जरी से रेस्पॉन्स आएगा नहीं आएगा, उसके लिए कौन सी, जैसे मैंने बोला 5 to 6 है इसमें, तो पेशेंट के लिए कौन सी बेस्ट है। सो दिस इज आई थिंक द मोस्ट लेटेस्ट अगर मैं बोलूँगी तो। डिसीजन मेकिंग इज द की, डिसीजन मेकिंग इज द की। वरना मैं सब पेशेंट्स को ये भी बताती हूँ, जैसे डायबिटीज़ का पेशेंट है सब, गूगल पे करो 100 दवाइयाँ निकल जाएगी जो डायबिटीज़ क्योर करती है, पर किस पेशेंट में कौन सी दवाई देनी है उसी के लिए डॉक्टर है, वही मतलब आई थिंक उसी का स्किल है। तो सेम विद अर्जेंसी में भी जाऊँगी, इसमें मैंने बोला कि दवाइयाँ दे सकते, तो गूगल पे चले जाओ, उस पर भी मिलती है। पर बीइंग कौन से में कब कौन सी कैसी दवाई लगानी है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, उसका वो की पॉइंट पकड़ना है कि कब उसको वो प्रॉब्लम होती है, क्यों होती है, वही एवरीथिंग इज दैट। तो मैम ये हमारा फर्स्ट राउंड था जिसमें हमने प्रोलैप्स और इनकॉन्टिनेंस के बारे में जनरल चीज़ों की बात करी। अब हमारा सेकंड राउंड है जिसका नाम है मिथ्स एंड फैक्ट्स। ओके सर। बहुत सारे लोगों के मन में गलत या सही विश्वास या बिलीव्स हैं, वो पता है, तो हम उनके बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि वो सही हैं या गलत हैं। ओके सर, ओके। तो हमारा मैम सबसे पहला क्वेश्चन है, यूटेराइन प्रोलैप्स केवल ओल्ड एज की लेडीज में ही होता है? नो सर, नो, मिथ। यूटेराइन प्रोलैप्स केवल एक एजिंग का पार्ट है? नो सर, ये करके एज के साथ इंसिडेंस बढ़ जाता, सिवियरिटी बढ़ जाती है, पर ऐसा नहीं है। 30 इयर्स फीमेल्स में भी देखा है, एक बच्चा हुआ है उसको एक और बच्चा चाहिए, वो डर जाते हैं कि कहीं बच्चेदानी नहीं निकालनी पड़े, ऑब्वियसली नहीं रिकमेंडेड होता है। तो दिस इज टोटली अ मिथ, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ एजिंग। कीगल एक्सरसाइज से सारे टाइप के प्रोलैप्स को प्रिवेंट किया जा सकता है? पार्शियली करेक्ट। कीगल जैसे मैंने बोला नली पैरास्टोलस, अगर टिश्यू में डिफेक्ट है, जेनेटिक डिफेक्ट है तो नहीं, सिम्टम जरूर कम किए जा सकते, कंप्लीटली क्योर नहीं किया जा सकता। ओके मैम, यूटेराइन प्रोलैप्स का ट्रीटमेंट सर्जरी के बिना नहीं हो सकता? मिथ, मतलब इट कैन बी करेक्टेड विद कंजर्वेटिव आल्सो। अगर यूटेराइन प्रोलैप्स के साथ में इनकॉन्टिनेंस है तो पूरे तरीके से ठीक नहीं किया जा सकता? मिथ, कैन बी करेक्टेड, पूरे तरीके से ठीक किया जा सकता है। अगर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है तो कम से कम पानी पीना चाहिए? नहीं, ये मैंने पहले ही हमने बता दिया, इट्स अ मिथ। ड्रिंक एज योर थर्स्ट।
प्रोलैप्स की सर्जरी रिस्की होती है और उसे अवॉइड करना चाहिए? नो सर, प्रोलैप्स के लिए है ही सर्जरी। अगर पेसरी सबसे नहीं गया तो उसके लिए सर्जरी ही है। किसी को अगर प्रोलैप्स है तो उसे भारी वजन नहीं उठाना चाहिए? ट्रू, फैक्ट। ओके। कुछ अवॉइड लिफ्ट वेटिंग। तभी जिन फीमेल्स जो एथलीट्स में है, जो लिफ्ट वेटिंग ट्रेनर करते हैं, हैवी एक्सरसाइज जिम में वर्कआउट्स हैवी करते हैं उनमें, तो उसके लिए प्रिवेंटिव यही है, डू सम पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज उसके साथ। अगर आपका जैसे जॉब प्रोफेशन, अगर आप स्पोर्ट्स में है तो डू दैट। अगर किसी को यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है तो इसका मतलब उसका ब्लैडर वीक हो गया है? पार्टली करेक्ट। ब्लैडर हो सकता है, यूरेथ्रा हो सकता है, मसल्स हो सकते हैं, एंड नर्व कंडीशंस भी हो सकती है जिसमें की वजह से इनकॉन्टिनेंस होता है। तो पार्टली करेक्ट, यस। अगर किसी को यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है तो उसकी रातें स्लीपलेस जाने वाली है? नॉट, ये भी पार्टली है, मतलब नॉट बिकॉज ऑफ इनकॉन्टिनेंस। कैसा होता है, जैसे बेड वेटिंग हमने नहीं डिस्कस की, टाइप्स ऑफ इनकॉन्टिनेंस में जैसे बेड वेटिंग होती है 7 साल की उम्र तक बच्चों तक तो नॉर्मल होता है, उसके बाद अब नॉर्मल। तो पेशेंट फीमेल्स ना डर जाती है कि रात में कहीं निकलना है तो सोती ही नहीं है। कि भाई मैं सो जाऊंगी तो बेड, हाँ फिर तो वो एक पेशेंट मतलब बहुत होता है। तो पार्टली करेक्ट। तो मैम ये हमारा सेकेंड राउंड था। अब हमारा थर्ड राउंड है जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड। इसमें हम आपसे 1 वर्ड में अगर आप आंसर कर सकते हैं श्योर यस और तो नो वो बेटर होगा मैम। हमारा पहला क्वेश्चन है, पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथनिंग के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी है? 1 वर्ड में तो सारे बताने पड़ेंगे मुझे। ईगल, ब्रिज हो गया, ब्रिज पोजीशन इज देयर, स्क्वाट है, एंड टिल्टिंग हो जाती है, पेल्विक एक्सरसाइजेस। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रोलैप्स होता है तो क्या उसको प्रिवेंट किया जा सकता है? सर प्रोलैप्स हो गया तो प्रिवेंशन का नहीं है, नो। ओके, सिंगल वर्ड। ओके। क्या वुमन जिसको प्रोलैप्स है उसको कुछ एक्टिविटीज अवॉइड करनी चाहिए? अवॉइड कॉन्स्टिपेशन, अवॉइड स्ट्रेनिंग एज स्टूल, अवॉइड कफ, जिसको अगर आपको कोई क्रॉनिक कंडीशन है वो अवॉइड हैवी वेट लिफ्टिंग, अवॉइड स्क्वाटिंग पोजीशन। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के लिए बेस्ट नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या है? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड एक्सरसाइज, पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। यूटेराइन प्रोलैप्स के लिए पेसरीज कितनी इफेक्टिव होती हैं? Very much. It gives the symptom 95 to 96% तक symptoms can go with pessary. ओके मैम। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में वेट लॉस का कितना रोल है? Very much. I said previously also, 5% weight loss will give you drastic results. क्या यंग वुमेन्स में भी प्रोलैप्स हो सकता है? Yes. क्या पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस डेली करनी चाहिए? Yes. क्या यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस मेनोपॉज के बाद ज़्यादा कॉमन है? Prevalence बढ़ जाता है, yes. क्या यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस को कम्प्लीटली क्योर किया जा सकता है? Yes. मैम ये था हमारा आज का शो जिसमें हमने यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस एंड यूटेराइन प्रोलैप्स के बारे में डिस्कस किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को ऐसा लगा जैसे मैं हॉट सीट पे बैठी हूँ रैपिड फायर मेथड फैक्ट, तो इट वाज वेरी नाइस। Thank you very much, ma'am. It was very nice discussing with you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you everybody for watching this video. Thank you very much.